Good morning, all the viewers of Pharmalo, uh, all the students, teachers, and pharmacy fraternity. Uh, we would like to welcome Professor N.K. Jain sir. He's an internationally renowned academician and researcher. In one word, in nutshell, we can say he's a scientist behalf of the whole Pharmalok committee, whole Pharmalok family. I would like to welcome you, Professor N.K. Jain sir, and we are today very grateful and feel very honored. He has given us time to just interact with him. Not only is a professional of pharmaceutical life pulse, our viewers and we all people also would like to know his personal life, how he has started his career, how he has chosen the pharmacy as a career and become a tycoon of this profession. He is one of the most renowned academician and researcher of this country. He has published more than 50 chapters in national and international books, and it is very great to announce that he has published more than 500 research papers in reputed journal with a high impact factor. Dr. N.K. Jain sir supervised around 54 PhD candidates who has spread all over the globe and around 150 MPharm candidates. And it is very fortunate for us. We have Professor N.K. Jain sir. Now, I would like to just begin this interaction program with one traditional questions about his journey, about his beginning of life in pharmacy career. And our conversation would be in both mode, Hindi and English, because our viewers are from the both medium, and especially the UG students also to know about you. तो हम स्टार्ट करते हैं सर आपकी हम ये सबसे पहले आप को पुनः नमस्कार करते हुए आपका स्वागत करते हुए हमारे सभी फार्मालोग के साथियों के सहयोग से जो एक मंच मिला है उसको सभी को धन्यवाद करते। मेरा पहला प्रश्न है सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरह से आपने इस जो फार्मेसी क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनाया है, तो वो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से परिवार का सहयोग रहा और उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में प्लीज सर। Thank you, Dr. Shekhar Verma, for nice introduction. At the outset, I am thankful to Pharmalok and the family, all the viewers, all the supporters, all my friends, all my colleagues, teachers, students. It's an honor for me to be a part of this program and share some of my views so far as the entire pharmacy scenario is concerned. तो प्रारंभ में तो मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और जो फार्मालोग का ये जो कार्यक्रम है इससे मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के फार्मेसी क्षेत्र के जो शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनको काफी कुछ उनके सीनियर्स और उनके मेंटर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए एक सक्सेसफुल एवेन्यू का काम करेगा और आपको विद्यार्थियों और शिक्षकों से जोड़ने के लिए एक सेतु का कार्य करेगा। जहां तक मेरा जो बैकग्राउंड का सवाल है तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म सागर में हुआ था 20 जून 1949 49 और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ। परिवार में मेरे माता पिता के अलावा 4 भाई और 3 बहनें हुआ करते थे, बट अब तो माता पिता नहीं है। हम 4 भाई और 3 बहनें अभी भी हैं और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहाँ पर एक शासकीय प्राथमिक शाला वहाँ से हुई थी
इसके पश्चात मैंने एक प्राइवेट स्कूल है, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, काफी रेपुटेड थी उस जमाने में, वहां से मैंने हायर सेकेंडरी की थी 1966 में। फिर 1970 में B.Pharm किया मैंने। इसके लिए ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं फार्मेसी में आया क्यों। तो मैं जब स्कूल में था तो उस टाइम जब नेशनल फार्मेसी वीक होता है तब भी मनाया जाता था, और उस टाइम पे डिपार्टमेंट से, फार्मेसी डिपार्टमेंट सागर से कुछ सीनियर्स और कुछ टीचर्स स्कूल्स में जाया करते थे ये बताने के लिए कि फार्मेसी है क्या। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं जब पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक साधारण फार्मेसी थी, और वहाँ भी सिर्फ 16 सीटें हुआ करती थी। 16 सीटें कालांतर में बढ़कर 32 सीटें हुई, उसके बाद में 36 हुई, उसके बाद में 60 हुई। बट उस जमाने में जो है सीट्स बहुत कम हुआ करती थी, और एक ऑल इंडिया बेसिस पे ही उसमें जो विद्यार्थी भाग लेते थे। तो मेरे जमाने में आपको बताऊं कि मैं बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता और जम्मू कश्मीर और बाहर, ये सारे जहाँ के विद्यार्थी यहीं पे आते थे। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में भी उस टाइम पे डिप्लोमा के अलावा कोई कोर्स नहीं था, दिल्ली में भी डिप्लोमा के अलावा कोई कोर्स नहीं था, और इससे आप मान सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सागर का विभाग था। तो अब हमारे जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं शायद उस टाइम पे हायर सेकेंडरी 11वीं क्लास की होती थी। तो जब मैं 11वीं क्लास में था उस टाइम पे वहाँ पे जो स्कूल में कोई लेक्चर देने आए थे, तो उन्होंने फार्मेसी के बारे में बताया, और मैं पता नहीं क्यों इम्प्रेस हुआ उससे। जैसे उन्होंने बताया कि हेल्थ प्रोफेशन है और इस सोसाइटी के लिए बहुत काम करता है, दवाइयाँ बनाता है, इस तरह की जो चीजें बनाई, तो मेरे मन में एक अंकित हो गई ऐसी छवि कि हमको भी ऐसा बनना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 11वीं करने के बाद में कहीं भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, कहीं भी कोई अप्लाई नहीं किया, और सीधा सिर्फ एक जगह यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ ना BSc ना ये कोई भी कोर्स नहीं, सिर्फ फार्मेसी अप्लाई किया। आप समझ सकते हैं कि मेरे मन में कितनी उत्कट इच्छा थी कि फार्मेसी ज्वाइन करने की, और ईश्वर की कृपा से मैं फार्मेसी में एडमिशन हो गया। B.Pharm किया मैंने 70 में, वहीं से M.Pharm में एडमिशन हो गया, 72 में M.Pharm किया, फिर वहीं से मैंने PhD की, 78 में PhD की। बट इसी बीच मेरा इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज हुआ करता था उस जमाने में, फार्मेसी डिपार्टमेंट वहीं पे था, गवर्नमेंट। तो उस जमाने में मेरा लेक्चर का अपॉइंटमेंट हो गया, और मैंने इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज ज्वाइन किया। इंदौर की जो कॉलेज है वो 70 में स्टार्ट हुई थी, और मैंने 73 में वहाँ ज्वाइन किया। तो आप समझ सकते हैं कि 1970 तक सागर अकेला विश्वविद्यालय था जहाँ फार्मेसी थी पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरा जो कॉलेज खुला वो ये था इंदौर में, होलकर साइंस कॉलेज, जो आजकल GSTI इंदौर में स्थापित हो चुका है। फिर जो इंदौर में मैंने सफर शुरू किया था, तो उसके 5 साल के बाद जब मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, तो मुझे नासिक में कॉलेज ऑफ फार्मेसी खुला हुआ था, उसमें प्रिंसिपल का पद ऑफर किया गया, जो मैंने स्वीकार किया। और 78 से 80 तक मैं नासिक में था। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में हो गया, तो मैं वहाँ चला गया, 6 साल करीब वहाँ रहा। और उसके पश्चात मेरे जीवन की एक ऐसी घड़ी आई जब फार्मेसी विभाग सागर विश्वविद्यालय में मेरा चयन प्रोफेसर और हेड के रूप में हुआ। तो पूरे जो जितना एलमनी बेस था हमारा सागर का, उसमें से मैं पहला विद्यार्थी था, पहला एलमनी था जो प्रोफेसर और हेड के पद पर चुना गया। और उसके पश्चात मैंने कई जगह और भी काम किया। जैसे सागर के बाद मैं 2 साल दिल्ली गया था, कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली में मैं UPSC सिलेक्टेड पहला और आखिरी प्रिंसिपल था, बाकी प्रिंसिपल UPSC सिलेक्टेड नहीं। तो वहाँ मैंने 2 साल काम किया, पर हमको लगा कि हमारा सागर जो है वो अच्छा है, वापस आ गया मैं वहाँ से। फिर 2 साल के लिए मैं दुबई भी रहा, वहाँ से लौट के आया, फिर सागर रहा। और इसके पश्चात मैं 2014 में जब रिटायर हुआ, तो वहाँ से 2 साल के लिए मैं ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा में एज ए डायरेक्टर काम किया। और वहाँ से जो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल है, वहाँ पर UGC का एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में 2 साल काम किया। और इतना जो पूरा सफर हमारा ये करीब 42-43 साल का है, मगर 47 साल की उम्र में प्रोफेसर बनना, 27 साल की उम्र में प्रिंसिपल बनना, और अपने विभाग, अपने विश्वविद्यालय में जो मैं जहाँ पर रजिस्ट्रार भी था, डीन भी था, और जो भी सारे पद हो सकते थे,
उस सफर में रहा, ईश्वर की कृपा थी। और मेरे विद्यार्थियों का जो स्नेह रहा वो काफी मेरे लिए संबल का काम किया। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा है। मेरा विवाह हुआ था 1977 में, और मेरी वाइफ जो है वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है। वो डबल MA है और डबल PhD है। मैं तो सिर्फ एक M.Pharm हूँ, एक PhD हूँ। बट मेरे पास में LLB की डिग्री है और LLM की डिग्री है। LLM का मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, एक काफी उस जमाने में तो बहुत ही रेयर सब्जेक्ट हुआ करता, जिसमें पास तो लोग नहीं होते थे, फेल ज्यादा होते थे। पर मैं उस जमाने में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में LLM पास कर चुका। शायद ईश्वर की कृपा होगी या फिर कुछ और होगा। ऐसी मेरी छोटी सी यात्राएं रही। और इस पूरा मेरा करीब 1973 से लेके यहाँ तक की मेरी जो जर्नी है वो उसका सारांश मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच सर। और ये आपकी ये छोटी सी यात्रा नहीं रही, बहुत बृहद यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा रही। और सबसे अच्छी बात है आपने बहुत विस्तार से बताया आपने, जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि सभी के मन में जिज्ञासा थी कि जिनको हम पूजते हैं NK जैन सर को, वो किस तरह से अपने शुरुआती दौर से लेके अभी के इस पड़ाव में है। और आपने जो सारी चर्चा की उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकली कि आपने कहा कि मेरा एक ही चॉइस था, फर्स्ट चॉइस। आपने सिर्फ B.Pharm एडमिशन लिया, ना तो अपनी इंजीनियरिंग में के लिए कोशिश करना, मेडिकल या ना किसी BSc प्रोग्राम के लिए, जो कि उस दौर में काफी प्रचलन में रहा होगा। और ये महत्वपूर्ण है, ये आप अभी की पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह से अगर आप डेडिकेट हो के आप एक टारगेट लेके, एक लक्ष्य को निर्धारित करके आप कोर्स की बात करें, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो उसकी गंभीरता को समझते हो, उसकी रुचि की समझते हो, उसी का प्रतिफल है कि आप इस मुकाम में हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखते हैं कि अभी की पीढ़ी बड़ी डाइवर्टेड रहती है, वो इधर उधर, फिर बाद में एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, चलो we are a biology people, then we can choose B.Pharm, not get any मेडिकल प्रोग्राम। तो ये गलत सोच है। आप ने जिस तरह से इस तरह से प्रवेश लिया, एक फर्स्ट चॉइस रखा, उसी पे अडिग रहे, तो वो सफलता उस तरह से दिखी और आपकी रुचि भी बनी रही। और LLM की भी बात आपने की, हम बड़े बुजुर्ग सुनते हैं कि उस दौर में काफी कठिन था। और ये अच्छा हुआ सर आपने LLM की, इससे हमें फोरेंसिक फार्मेसी मिली, है ना, क्योंकि वो जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि इस तरह के जो जुडिशियल लीगल लैंग्वेज को पढ़ना पढ़ाना दोनों कठिन है, मेरे हिसाब से ना। हालांकि हम आपसे ही पढ़ के सीखे, मैं ज्यादा कहना उचित नहीं होगा मेरा, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में एक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। और वो FDA के जितने डिपार्टमेंट में इंडिया के, है ना, मैंने देखा हूँ, जितने डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल के हो, स्टेट के, सबके टेबल में एक, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे एडिशनल ड्रग कंट्रोलर हो, वो टेबल में एक NK जैन सर की वो बुक जरूर रहती है ना। उसके बिना वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते। उसका एक आपको छोटी सी बात बताऊं कि ये जब मैंने सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ता था, जब फॉरेंसिक फार्मेसी, तो हमको लगता था कि हमें पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल है नहीं, कहाँ से पढ़ें। जो भी किताब है, जो भी लिटरेचर था, वो उस समय जब मैं स्टूडेंट था, तो हमको जो बेयर एक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको पढ़ के इसको पढ़ना पड़ता था। तो मेरे दिमाग में तब से यही था कि भाई हम एज ए स्टूडेंट तो जैसे जैसे जो कुछ समझ में आया सीख लिए, बट बाकी जो हमारी जनरेशन है उनके लिए कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, उनको ऐसा मटेरियल मिले जो उनको समझ में आए। जो एक्ट की लैंग्वेज होती है वो किसी की अधिकतर लोगों को समझ में आती नहीं है, और वो समझ में आए तो उसका इंटरप्रिटेशन भी कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उसको सिंप्लीफाई करके दे सकें, जैसे बच्चे हमारे चाहते हैं, या उनको जैसे हमें नहीं समझ में आता था, हमें लगता किसी को समझ में नहीं आता था। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये सब्जेक्ट तो है जिसकी उपयोगिता बहुत है, पर उपयोग हो नहीं पा रहा था। तो इस हिसाब से जब मैं LLM किया, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इस विषय में कुछ ना कुछ करूंगा। और जो मैंने किया उसका प्रतिफल, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत से ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उसको रेफर करते हैं। उस कारण सिर्फ ये है कि मेरा जो लॉ का बैकग्राउंड था, फार्मेसी का बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने जो बुक में अपने जो लीगल केसेस डाले हैं, वो फार्मेसी वाला तो कम से कम नहीं डाल सकता, उसको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ क्या डालना है। और शायद यही जो है उसकी सफलता का कारण है। आई फील दैट
the background of pharmacy plus law, सीरियस बैकग्राउंड, क्योंकि LLM की जो बात करें ना, तो उस जमाने बड़ा प्रचलित था कि 10 साल में एक आध लोग आदमी पास हो जाए तो फिर LLM पास हो गया वो, क्योंकि 9-10 साल तक आगरा यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है 10-15 साल तक कोई पास ही नहीं होता था। अब तो थोड़ा सा ईज आउट हो गया है, लोग पास होने लगे हैं, बट उस जमाने में ये बहुत ही क्रेडिटेबल था और सारे लोग हमसे ही सवाल करते थे कि आप ये फार्मेसी करके LLM करके या यहाँ क्या कर रहे हैं। अब मैं उनको ज्यादा तो नहीं समझा सकता था, मगर मैं उनको यही कहता था कि मेरी इच्छा थी कि मैं लॉ पढूं और अपने विद्यार्थियों को इसका लाभ दूं, इसलिए मैंने LLM किया। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। एक रेयर कॉम्बिनेशन था, एक फार्मास्यूटिकल साइंस और लॉ का, और उस रेयर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो मिला है वो एक पिछले मेरे ख्याल से 4 दशकों से तो बड़ा फ्रूटफुल रहा है सभी फार्मेसी फर्टिलिटी के लोगों के। इसके अतिरिक्त एक और रेयर कॉम्बिनेशन रहा है सर, एक फोरेंसिक साइंस और फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कंट्रोल नॉवल, फिर डेंड्रीमर्स में भी आ गए आप, तो वो कहीं कमी नहीं दिखी। जिस तरह से आपने सिंप्लीफाई किया फोरेंसिक फार्मेसी को, उसी तरह से आपने बड़े सिंप्लीफाई और नॉवेल टूल लाए कि एक इवोल्यूशन के कैरेक्टराइजेशन के, एक अवेयरनेस कैंपेन भी एक तरह से रहा कि किस तरह से नॉवल ड्रग डिलीवरी पॉपुलर हो सकता है। इस पे सर आगे और बात करेंगे हम, तो खैर रिसर्च के बारे में, नैनो मेडिसिन के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे जिज्ञासा है आपसे जानने की। उससे पहले एक छोटा सा और प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, जो हालांकि मेरे ख्याल से ज्यादा आवश्यकता नहीं क्योंकि आपने काफी कुछ बता चुका है, फिर भी सर आप अपने पिछले 4 दशकों के एक सफर को मैं कहूँ एक समराइज करना चाहें तो किस रूप में देखते हैं इसको? समराइज करने के लिए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने जो जिंदगी में चाहा था, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा एस्पिरेशन था, जो मेरी टारगेट था, मेरा मिशन था, जो मेरा गोल था, मैंने उसको अचीव किया। क्योंकि आई बिकेम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस, जैसा मोस्टली लोगों के साथ नहीं होता है, बट मेरे साथ में क्लियर करता कि B.Pharm की बात करना है, हमको M.Pharm करना है, M.Pharm के बाद PhD करना है और हमको टीचिंग में ही जाना है। टीचिंग मतलब टीचिंग में ही जाना है। I never applied for an industry position. Most of the friends from my batch, they became drug inspectors. Most of them have now retired also. That time it was so easy to get this position. And the Sagar, as I know, as I told you, सागर के लोग जो थे काफी उस जमाने पूरे MP में अकेली जगह के निकलते, तो सारे मेरे बैच के थे, 90% लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन गए थे। बट मेरा उस तरफ कभी रुझान रहा ही नहीं। मेरा जो रुझान था वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में था, और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, और ऐसा लगता है कि मैंने वो लक्ष्य जो है सक्सेसफुली प्राप्त किया। इसमें ये बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो भी आपने बताया पब्लिकेशन का है, उसका है, मगर जो आउटस्टैंडिंग चीजें हैं बताऊं, अभी आपको एक हफ्ते पहले जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सर्वे आया, उसमें 2% टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मेरा नाम शामिल हुआ है। और मैंने जब उसको एनालाइज किया तो इंडिया में मेरी 6th पोजीशन है और 6, 8, 9 पोजीशन है। बट ये बात यहीं खत्म नहीं होती, इससे 2 और चीजें साथ में। एक, मेरा एक स्टूडेंट जिसकी अभी कुछ दिन पहले अकाल मृत्यु हो गई, प्रोफेसर रेयर मिश्रा, उसका नाम भी इसमें है, वर्ल्ड टॉप 2% वर्ल्ड फार्मासिस्ट में है। और एक मेरा और एक स्टूडेंट है, डॉक्टर राकेश तिकाड़े, जो फिलहाल IIT जम्मू में, उसका नाम भी इस लिस्ट में है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सम्मान तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि that was an independent survey from the Stanford University USA। तो मैं एक बहुत अपना गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि मानता हूँ। और मेरा सोचना है कि मेरा जो भी उद्देश्य था, जो भी मेरी मेहनत थी, वो यहाँ आके पूरी सफल हुई। इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के लिए 2014 में रिटायरमेंट हुआ, 2020 रिटायरमेंट के 6 साल के बाद भी अगर मेरी ये पोजीशन है, तो नेचुरली मैंने कुछ ना कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया होगा। जरूर सर। रिसर्च कंट्रीब्यूट करने का जो है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स जो आपके साथ व्यूअर्स हैं, उनको भी शेयर करना चाहूंगा कि 2009 में हमारा एक पब्लिश हुआ था पेपर केमिकल रिव्यूज में। केमिकल रिव्यूज ऐसा जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 से ऊपर है, मोर देन 50 इज द इम्पैक्ट फैक्टर। एंड दैट टाइम
they paid us $1,000 for publishing. आज के जमाने में जब लोग पेपर छपाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, उस जमाने में उन्होंने $1,000 हमको दिए थे। और वो जो पब्लिकेशन है वो अपने आप में मैं हमें तो लगता है कि दैट इज ए मास्टरपीस, क्योंकि वो जर्नल मास्टरपीस है, वो जर्नल पब्लिश करना जो है मास्टरपीस है, एंड इट इज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर एनीबॉडी। दूसरा एक जर्नल था प्रोग्रेस इन पॉलीमर साइंसेस, ये भी काफी एक्सपर्ट जर्नल है। और एक तीसरा जर्नल है एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज, इसमें ओनली रिव्यू पब्लिश होते हैं फार्मेसी के, उसमें भी हमारे एक पेपर पब्लिश हुआ था। तो कुल मिला के अगर मैं ये 3 पेपर भी अपने साथ में रख दूं तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का जो निचोड़ है रिसर्च का दिखाने के लिए इतना ही काफी है। पेटेंट और बाकी तो अलग है, बट ये 3 सिग्निफिकेंट चीजें हैं मेरी, ये मेरे ख्याल से आई कैन टेक प्राउड ऑफ दैट, बीइंग द ऑथर ऑफ दैट। और इसीलिए हमको लगता है कि जो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। इंडिया में या मैं इंडिया के बाहर, मैं अक्सर अमेरिका जाता हूँ, मई जून में वहीं रहता हूँ, इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया, बट वहाँ भी कहीं भी इंडियन लोग मिल जाते हैं, इंडियन फार्मेसी वाले मिल जाते हैं, तो हमें तो नहीं पता होता और उनको भी नहीं पता होता कि मैं सामने बैठा हूँ एनके जैन हूँ या ये एनके जैन है। तो जब उसको पता लगता है एनके जैन है तो वो ये कहता है सर हमने आपको देखा तो नहीं है, मगर आपके बारे में सुना है, मैंने आपकी किताबें पढ़ी है। और आई hundreds of students that I find in the US, particularly US, वहाँ पे सारे लोगों को इसके बारे में पता रहता है कि ये जो बुक्स हैं उन्होंने जो पढ़ी हैं उनके लेखक प्रोफेसर एनके जैन थे, और आज उनको प्रोफेसर एनके जैन से मुलाकात हो रही। सो दे फील सो हैप्पी, सो प्राउड कि वो उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि मेरी जो है जीवन की लक्ष्य प्राप्ति है वो उसको मैंने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल सही सर, आपने सही कहा कि वो एक जो आपने एक सोसाइटी को दिया है ना, एक अपने छात्रों के लक्ष्य है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात जरूर करता कि क्योंकि कुछ दिन से इस पे हम चर्चा भी कर रहे थे जब ये लिस्ट डिस्क्लोज हुई देखने के बाद आपकी 6th रैंक है, और उससे बड़ी उपलब्धि की बात है कि आपके 2 छात्र इसमें हैं, तो मेरे ख्याल से किसी गुरु के लिए इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि की बात नहीं हो सकती कि 2014 में ऑफिशियली आप रिटायरमेंट के बाद भी आपका कंट्रीब्यूशन आज भी वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल जैसा है कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में कि अभी नहीं आप की एज अभी 35-40 ईयर्स की है, आप लैब में आप लगे हुए हैं इस तरह से, क्योंकि बड़ी बात है कि 14 में रिटायरमेंट के बाद 20 में जो लिस्ट डिस्क्लोज हो रही उसमें 6 रैंक है। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कितना दर्द होता है, और बीइंग अ फार्मास्यूटिक्स स्टूडेंट है ना, तो मैं जानता हूँ कि हम जब लैब के अंदर जाते हैं, स्पेशली मैं जाता हूँ या मेरे छात्र रिसर्च स्कॉलर, तो बिना पेपर के स्टडी करें, आपके पेपर के हम स्टूडिक्स वाले तो हम बढ़ ही नहीं सकते। ये सत्य बात है ना, हम खुद अनुभव किया है इस चीज़ को, और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। और ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे ख्याल से एक राष्ट्र के लिए एक उपयोगी कंट्रीब्यूशन है, 6 रैंक लाना। इससे हमें मोटिवेशन मिला है, क्योंकि सर हमारी जो एज के हैं और रिसर्च स्कॉलर या दूसरे जो छात्र हैं, इवन जो पीजी के हैं, जो थोड़ा सीरियस छात्र हैं, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि सर इतने दिन बाद भी वो पोजीशन को होल्ड करके रखना सर का, ये बड़ी बात है। जब हम 5 या 10 इम्पैक्ट फैक्टर की कल्पना करते हैं, उसमें ही बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत समय लगता है, जबकि आजकल रिसोर्सेज काफ़ी आ गए हैं, एडिटिंग के आ गए हैं, ग्रामर के आ गए हैं, प्लेगरिज्म के बड़े रिसोर्सेज हैं, फिर भी आपने काफ़ी अच्छा किया। जब हमने शुरू किया उस टाइम पे ना जेरॉक्स होता था, ना इंटरनेट होता था, आप सोच सकते हैं कितना कठिन समय था जिसमें हम लोगों ने शायद रिसर्च की होगी। नहीं तो वो सर वो दिखती है, वो जब पेपर पढ़ने से समझ आ जाता है, जब हम आपकी बुक या आपके रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर पढ़ते हैं वो समझ आ जाता है, क्योंकि बिना रिसोर्सेज से केवल आपका इंटेलेक्चुअल है उसमें, है ना। रिसोर्सेज कम थे उस वक्त, लेकिन आपका जो इंटेलेक्चुअल थे, आपके जो उपज थी, आपके जो साइंटिस्ट अनुभव की, वो उस पेपर में दिखता है, उसका फर्क पड़ता है। वही चीज़ इस फार्मा लॉ का उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से अभी जो आउटपुट निकल के आया, आपके एक लक्ष्य रखें, किस तरह से एक लक्ष्य रख के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दूसरा है कि
पेन, जितना हम पेन लेंगे उतना हमें वो आउटपुट मिलेगा, एक फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगा। अब सर मैं थोड़ा सा अब अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहूंगा। एक और बताऊंगा आपको, जैसे लक्ष्य की बात की ना, तो लक्ष्य जो है ना, ये जो भी आप लक्ष्य बनाएंगे वो आप उसको जी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते जी बशर्ते कि आप उसको करना चाहते हो, जी या आपकी मन है। सारी शक्ति अगर फोकस लगा के एक ही जगह पे है तो जरूर आप अचीव करेंगे। पर आपको जी अगर डाइवर्शन से आपके बिजनेस भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पैसे भी कमाना है, इफ यू हैव सो मेनी डाइवर्शंस देन इट गेट्स डाइल्यूटेड, और फिर वो चीज अचीव करना मुश्किल होता है। जी तो जी लक्ष्य हमारा सिर्फ एक ही था, एक अच्छे शिक्षक बनना और अच्छा जी जी रिसर्चर बनना, और अपने विद्यार्थियों के लिए जो भी पॉसिबल है उतनी सहायता करना, ये हमारा लक्ष्य था। और इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है मैंने प्राप्त किया। जी सर, ये सारी चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, इस बात को हम लोग ध्यान भी रखेंगे। और मेरे ख्याल से इन सब के अलावा आपने जो पेशेंस रखा, धैर्य रखा, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ें 2 4 4 साल की बात नहीं होती है, 5 10 साल में नहीं अचीव करते। आपने 49 में आपकी पैदाइश है, आज 2020 चल रहा है, तो ये अनवरत सफ़र है, उसका फल मिला। और ये फल मैं नहीं कहूँगा आपको मिला सर, ये फल पूरी सोसाइटी को मिला, पूरे देश को मिला है ना? क्योंकि वो मैं बार-बार वो फोरेंसिक फार्मेसी की बात ज़रूर करूँगा। वो ये आज बुक नहीं होती तो उसके जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ लोग आज नेट से पढ़ना चाहते हैं, है ना? लेकिन वो जुडिशियल लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्म, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आल्सो। और इंटरप्रिटेशन सबसे मुख्य है, वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट किया आपने। तो सर अगले प्रश्न में थोड़ा अभी प्रेजेंट सिनारियो की ओर मैं जाना चाहूँगा। जैसे आप अगर देखा जाए तो आपका पूरा जो अनुभव रहा है, आपने 27 साल में आप प्रिंसिपल रहे, 37 में प्रोफेसर बन गए, और सबसे खास बात रही आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एलुमनी रहते हुए पहले प्रोफेसर रहे। तो एक जो अनुभव रहा एकेडमिशियन का, एडमिनिस्ट्रेटर का और रिसर्चर का, साइंटिस्ट का, तो आज फार्मेसी का जो दौर है, एक अपने आप में एक फार्मेसी संस्थान है आप, तो आप आज के जो फार्मेसी का दौर है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये सही रास्ते पे चल रहा है, या इसमें कितनी आगे गुंजाइश है, कि या किसमें हम कुछ और सुधार देख सकते हैं? जहाँ तक सिनेरियो की बात है, तो सिनेरियो में काफी काफी परिवर्तन आया है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट सो फार द इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, number of institutions are concerned, healthcare delivery systems are concerned, healthcare sector is concerned, hospitals are concerned, इन सारी चीजों में बहुत बहुत परिवर्तन आया है। और इससे जो हमारे रेलेवेंस में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है वो ये है कि the number of formulations, number of the drugs which are manufactured in India, that is I think maybe second in the world also. और जो भी हमारे यहाँ पे जो फार्मुलेशंस हैं वो इतने इकोनॉमिकल होते हैं कि जब मैं यूएसए जाता हूँ तो यहाँ से दवाइयाँ जितनी जरूरत होती है वहाँ लेके जाता हूँ, बिकॉज देयर आई हैव टू पे 10 times मोर व्हाट आई एम पेइंग इन इंडिया। तो ये तो हमारी जो है इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है। अब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेवलपमेंट है वो है एजुकेशन की, बट एंड अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन में है देयर हैज बीन ए क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट मतलब ये कि संख्या जो है संस्थाओं की बढ़ती गई। जैसे मैंने बताया कि उस जमाने में, मेरे जमाने में जब मैं स्टूडेंट था, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जगह था कोर्स। आज शायद मध्य प्रदेश में अकेले 3 इंस्टीट्यूशन होंगे। तो ये जो हजारों की संख्या में जो इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, तो मशरूमिंग ग्रोथ हो गई है, और उससे जो क्वांटिटी तो हमारी बढ़ गई है, जो क्वालिटी वैसी बढ़ नहीं पाई। बट इसमें जो हमें जो तकलीफ ये है, वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्शन मतलब ये कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने फार्मासिस्ट हमको चाहिए, किस कैटेगरी के फार्मासिस्ट चाहिए और कहाँ चाहिए, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट है नहीं है। और इसीलिए हमें जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो हमारे पास नहीं है। जब प्रोजेक्ट डिमांड नहीं है तो हम सप्लाई क्यों करते जा रहे हैं? यदि प्रोजेक्ट डिमांड है तो सप्लाई करना है तो एक बैलेंस बना रहता है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो जहाँ पे बी फार्म की क्वालिफिकेशन की जरूरत थी वहाँ पे एम फार्म वाले लोग आ जाते हैं, एम फार्म की क्वालिफिकेशन थी तो वहाँ पीएचडी लोग अवेलेबल हो जाते हैं, और इससे जो है कुल मिला के एक काफी एक डायल्यूशन जैसा हो रहा है। क्वालिटी की जहाँ अगर हम बात करें तो जैसे
यूनिवर्सिटीज की है ऑटोनॉमी अभी थोड़ी थोड़ी सेक्रीफाइस हो गई है। सेक्रीफाइस इसलिए हो गई है कि वो अपना सिलेबस नहीं बना सकते। उनके पास जो सिलेबस है, जो पीसीआई का सिलेबस आता है, तो जो एक स्पेशलिटी होती थी यूनिवर्सिटीज की या पर्टिकुलर प्लेस की, इस यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे जो है खत्म होती जा रही है। और इसका जो यूनिफिकेशन ऑफ सिलेबस और यूनिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया है, उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो एक क्वालिटी ऑफ दिस क्वालिटी है वो सेक्रीफाइस हो रही है, और ये जो है एक अच्छी चीज नहीं है। दूसरा जो क्वालिटी का सवाल है, जहां तक आप समझ सकते हैं कि टोटल जो आउटपुट है और इनपुट है हमारा, जो जिस कैलिबर के हमारे पास में टीचर्स आना चाहिए, जिस कैलिबर के स्टूडेंट्स आना चाहिए, तो वैसे हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए धीरे धीरे हमारा जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। जो टीचिंग एबिलिटीज चाहिए या टीचिंग डेडिकेशन चाहिए, वो सारी चीजें हमसे धीरे धीरे मिस होती जा रही हैं, और ओवरऑल जो सिनेरियो है वो मैं उससे खुश नहीं हूँ। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर से बिलोंग करते हैं, और जो चीजें हम उम्मीद करते हैं, इतने रिसोर्सेज, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद अगर डायलूशन ऑफ स्टैंडर्ड होता है, तो निचली हमें तकलीफ तो होती है। हो सकता है कि हम कुछ करने लायक नहीं है, हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास में कुछ ऐसी पावर नहीं है या एग्जर्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल I feel that everybody has to be concerned with all this। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशन, बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशन, so far as pharmaceutical education in particular is concerned, that is going down, and the overall standard that we are compromising, that's not a good thing. This is what personally I feel about the present scenario, and I would like everybody to feel concerned about it। अगर हम लोग सोचेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो शायद आगे पीछे हम लोग इसके लिए कुछ कर सकें। अदरवाइज जो अभी स्थिति है वो अच्छी तो किसी हाल पे नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। जी सर, ये एक सामूहिक प्रयास से ही होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और समय के साथ सारी चीजें जरूर ठीक होंगी, बस प्रयास दैट शुड बी यूनिफॉर्मली द ग्रुप, है ना, हर कोई प्रयास करे, चाहे वो एकेडमिशियन हो, इंडस्ट्री से हो, या फिर जो अन्य क्षेत्रों में है, अपने स्तर पे सब करे। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपके मशरूम ग्रोथ है, टीचिंग इंस्टीट्यूशन हो गई, स्टूडेंट्स इतने आने लग गए, बट उसके साथ में तो अच्छा नहीं लगता बोलने में और सुनने में भी। जैसे नॉन अटेंडिंग वाला सवाल है, नॉन अटेंडिंग टीचर, स्टूडेंट्स है, इंस्पेक्शन फैकल्टीज होने लग गई हैं, ये सारी चीजें तो बिल्कुल समझ के परे हैं। और इस समय कहीं ना कहीं हम ही लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और हम ही लोगों को ब्लेम होना चाहिए, हम ही लोगों के ऊपर ब्लेम आना चाहिए, एंड वी शुड फील गिल्टी ऑफ इट। और इस सब से जितने जल्दी बाहर निकलेंगे, उतना हम खुद के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल सर, ये आपका मैसेज तो डेफिनेटली, ये जब वीडियो रिलीज होगी, फ्लोट होगा, तो सभी इसको सुनेंगे, और ये चर्चा हम यंग जनरेशन भी करते हैं कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब हम इससे जुड़े हैं। इट इज नॉट ओनली द ब्रेड बटन, बट इट्स रिलेटेड टू, इट इज वाइटल फॉर अस, है ना, अटैचमेंट है, हमारा प्रोफेशन है, और सामूहिक प्रयास से होगा, और उम्मीद है सारी चीजें अच्छी होंगी। प्रोफेशनल रेपुटेशन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। जी, नहीं, it's our duty to we have to maintain the dignity of the profession, it's our duty now। सर, अब प्रश्न की कड़ी में थोड़ा मैं रिसर्च की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं इस चीज़ को। काफ़ी ने कहा था सर रिसर्च के बारे में ज़रूर प्रश्न करिएगा, कि आपके शब्दों में एक हम चाहते हैं सर, आपके शब्दों में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हाउ वी कैन क्रिएट द इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च, क्योंकि बड़े जो संस्थान है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो मध्यम दर्जे के हैं, हम निम्न वाले में नहीं जा रहे, मध्यम दर्जे में थोड़ा अच्छे बच्चे रहते हैं, अच्छे स्टूडेंट, लेकिन वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुआ था। तो आप रिसर्च को किस तरह से व्याख्या करेंगे, पहली चीज। दूसरा है, हाउ वी कैन क्रिएट द गुड रिसर्च एनवायरनमेंट। जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, एक बड़ी सिंपल चीज बताता हूँ आपको, जो एवरीबॉडी कैन कीप इन माइंड।
एक रिसर्च का हमारे पास एक फोकस बहुत जरूरी है, और जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च का फोकस है वो टू वे अप्रोच होती है अकॉर्डिंग टू मी। एक है पेटेंट ओरिएंटेड और एक है पेशेंट ओरिएंटेड, दोनों भी हो सकते हैं, बट पेशेंट ओरिएंटेड और पेटेंट ओरिएंटेड। पेशेंट ओरिएंटेड मीन जो हम डिसीजेज हैं, जो सिम्टम्स हैं और जिनके बारे में हम मेडिसिन डेवलप करते हैं, फार्मूलेशन लाते हैं, जो पेशेंट्स उनको यूज कर फार्मूलेशन को यूज करते हैं और उनकी जो है बीमारियां कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ये हुआ पेशेंट ओरिएंटेड। दूसरा है पेटेंट ओरिएंटेड। अगर हम पेटेंट ओरिएंटेड जो रिसर्च करते हैं हम, तो उससे नेचुरली वी कैन गेट पेटेंट, we can get patent for the country, we can get international patent and we can earn money out of it. इस सब का मतलब ये है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिसका रेलिवेंस हो। रेलिवेंस कहाँ हो? एक तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो या एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पर जो डिसीजेज हैं, कौन सी डिसीजेज प्रिवेलिंग है, इंटरनेशनल सिनेरियो कौन सी प्रिवेलिंग है, और वो डिसाइड हमको करना है वेदर वी वांट टू एंटर इनटू दैट सिनेरियो ऑफ international disease management or national disease management. For example, HIV is an international problem, but malaria is also international problem because we are unable to eradicate malaria. At the same time, it is more prevalent in India, so it is national scenario also. तो अगर आज इतने सालों के बाद, इन दशकों के बाद भी अगर मलेरिया के ऊपर कुछ ऐसा 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी जो डेफिशिएंसी दिखाती है, या जो हमारे पास फुल प्रूफ नहीं, 100% फुल प्रूफ मेडिसिन नहीं है, फार्मुलेशंस नहीं है, वो भी ये दिखाते हैं कि देयर हैज बीन सम लैकिंग एफर्ट्स सो फार एज दिस पर्टिकुलर एरियाज आर कंसर्न। तो ये तो ही बात फोकस की, हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं। काम करने का डिसीजन ऐसा नहीं होता है कि हमको नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम करना है, या हमको सस्टेन रिलीज फार्मुलेशन में काम करना है, या हमको इस एरिया में काम करना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए चाहिए, हमको ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, लंग कैंसर के लिए चाहिए, या हमको मलेरिया के लिए चाहिए, या काला आजार के लिए चाहिए, या किसी और उसके लिए चाहिए। तो ये पता तो होना चाहिए ना कि हम क्यों करने वाले हैं। हमने अगर कहा कि हम आज डेंड्यूमर बनाना चाहते हैं, डेंड्यूमर पे काम करना चाहते हैं, डेंड्यूमर पे क्यों करना चाहते हैं भाई, उसका एप्लीकेशन क्या है, पहले वहां से शुरू कीजिए। अगर हमारा फोकस कैंसर ट्रीटमेंट पे है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में आज जिस कैंसर की बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में जो अवेलेबल से मेडिसिन या अदर फैसिलिटीज हैं, उसमें क्या लैकुना है, पहले वो तो देख लीजिए आप। अगर आप को पता लगे कि ये लैकुना है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तभी तो आप उसको फोकस कर पाएंगे। अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आपकी रिसर्च ओरिएंटेड होगी, इट विल बी फोकस रिसर्च एंड इट विल हैव सम आउटकम। अगर पता नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम चीज को दूर करने वाले हैं, तो हम क्या दूर करने वाले हैं। और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लैकुना आइडेंटिफाई करें इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और इन अदर एरिया ऑफ रिसर्च। वो लैकुना दूर करने के लिए अवेलेबल लिटरेचर क्या कहता है, वो लिटरेचर देखने के बाद हमको लगता है कि हम कुछ और कर सकते हैं, तो फिर हमारी जो रिसर्च है काफी कुछ फोकस्ड होगी और मीनिंगफुल होगी और उसकी यूटिलिटी निकलेगी। और यूटिलिटी जैसे मैंने कहा, नेशनल इंटरेस्ट में, इंटरनेशनल इंटरेस्ट में क्या करना है वो तो डिसीजन हमको लेना है, बट फोकस जरूरी है, बिना उसके कोई रिसर्च काम की हो नहीं सकती। दूसरी बात है, जहां तक है कि हमारे पास सोर्सेज और रिसोर्सेज की बात है, तो सोर्स रिसोर्सेज अब आज की दुनिया में काफी कुछ अवेलेबल है हमारे पास में। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमें इस चीज की ये प्रॉब्लम है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। सारे इक्विपमेंट सारी जगह सारी यूनिवर्सिटीज में होती नहीं है, और इसीलिए स्टूडेंट्स को हमें कई बार बाहर भेजना पड़ता है। जहाँ जो फैसिलिटी है, जहाँ जो एक्सपर्टीज है, वहां से हमको लेने में कोई शर्म की बात नहीं होती है, और हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बट वी शुड रिमेंबर दैट इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सम equipment, some expertise, we should bag it, we should get it and get the work done. क्यों? वही एक सोल्यूशन है जिसमें हमने जो सोचा है, जो फोकस हमारा रिसर्च का है, वो हम उसको पूरा कर सकते हैं। और जो लैकुना हम दूर करना चाहते हैं, वो लैकुना दूर करने के लिए हमको जहां भी जाना पड़ेगा, हमको जाना चाहिए।
जहां जहां फैसिलिटीज हैं वहां सब कुछ हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कई कई जगह पे हमको देखना पड़ता है, कहाँ कहीं कुछ पैसे लगते हैं, कुछ वी विल हैव टू मेक पेमेंट आल्सो, वी विल हैव टू कंसल्ट सम एक्सपर्टीज आल्सो, सम पीपल आर कोऑपरेटिंग, सम पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग। कहीं जगह जाते हैं कि बोले साहब जब तक आप हमारा नाम नहीं लिखोगे तब तक हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। तो दीज आर दी challenges in doing the research. But by and large, we have got better facility, we are better equipped, and we have got, availability of the expertise within the country and outside. जो इंटरनेट का जो माध्यम है उससे आजकल किसी को भी कंसल्ट करना इतना आसान हो गया है कि 1 मिनट के अंदर हम किसी से बात करके उससे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि सर दिस इज प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट बट आई एम अनएबल टू सॉल्व इट दिस वे, सो कैन यू सजेस्ट समथिंग। और नेचुरली उससे सोल्यूशन, जो डिस्कशन से जो है जो सोल्यूशन आता है, और उससे कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च स्ट्रीमलाइन करने में, हमको फोकस करने में हमको आसानी होती है। और उसमें नेचुरली कभी कहीं जो भी अच्छा आउटकम होता है, अच्छी जगह पब्लिश होता है, अच्छी जर्नल में पब्लिश होता है। और उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है कि हमारी प्लानिंग ठीक से होनी चाहिए। अगर हमने प्लानिंग की है, अगर हमने फोकस किया है, अगर हमने सोचा है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो जो भी हार्डल्स आएंगे, जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी, उन सब का टोटल आउटकम ये होगा कि वी शैल बी एबल to overcome the lacuna which we have identified so far as the humanity are used for the human beings, whether in a country, whether in international scenario is concerned, that will be possible. तो ऐसा मेरा सोचना है कि इस बारे में बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन, फोकस्ड जो आप समझते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो करना चाहिए, अगर वैसे एफर्ट करेंगे। और एक बिल्कुल जो एक स्लोगन आप लिख के रख लीजिए कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट भूल जाइए, और अगर शॉर्टकट करना है तो सक्सेस भूल जाइए। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती हैं। तो हार्ड वर्क और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं। शॉर्टकट का वहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और जो भी वहां अपने पाथ से थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ और उसने शॉर्टकट लिया, तो वो शॉर्टकट ऐसा होता है कि वो आदमी शायद कभी कभी उसको खुद के माफ नहीं कर पाता। ऐसा मैंने लाइफ में कई बार देखा। जी जी बिल्कुल सर, आपने अपने अनुभव, अपने जीवन काल के अनुभव में ये सारी चीजें देखी होंगी। और रियली सर, यू हैव ट्रूली very well elaborated about the research, how we can conduct research, how we can create environment, and what are the pros and cons. और ये फार्मा लोग के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी जानकारी उनको मिली है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न थे लोगों के। क्योंकि एक्चुअली रिसर्च के बारे में एक सामान्य आदमी बात करे उसका अलग मतलब है, और आप बात करें उसका अलग मतलब है, क्योंकि आपने उस चीज़ को अनुभव किया है, आपने सीखा है, प्रैक्टिकली इतने 4 दशकों में देखा है। तो सर, आपके इसी रिसर्च के क्षेत्र के कारण आपको अनेक देशों की यात्राएं भी करनी पड़ती है, देश में विदेश में। आप जैसे आपने बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका मूवमेंट होता ही रहता है, आप छात्र जगह जगह पहले। तो आप हमारे देश यूएसए जाने का एक कारण और भी है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों फार्मेसी के हैं और दोनों यूएसए। जो मेरा बड़ा बेटा है वो उसने वहीं से एमएस और पीएचडी की थी अमेरिका से, सागर से उसने बीकॉम किया था। और ही इज वर्किंग इन व्हाट इज कॉल्ड लोन्जा कॉर्पोरेशन यूएसए। लोन्जा कॉर्पोरेशन में ही इज द डायरेक्टर। और ये लोन्जा कॉर्पोरेशन आपने शायद नाम ना सुना हो, बट आपने आज अगर न्यूज देखी तो मॉडर्ना का नाम सुना होगा। मॉडर्ना ने क्लेम किया है कि 94.6% की। तो ये लोन्जा और मॉडर्ना दे आर कोलैबोरेटिंग, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और माय सन इज इन्वॉल्व एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस लोन्जा कॉर्पोरेशन। तो दूसरा बेटा मेरा है वो बेसिकली ही इज ए फार्मासिस्ट, ही इज वर्किंग फॉर ए चेन व्हाट इज कॉल्ड एज दी राइट एड फार्मेसी। तो राइट एड फार्मेसी वो है, दोनों वहाँ पे इसलिए हमको मजबूरी में जाना पड़ता है। यात्राएं होती है, बट हमारे पास मजबूरी बोलिए एक बहाना है। तो हर साल हम यूएसए विजिट करते हैं और वहां से अपनी जो
हमारे अंदर की जो बैटरी है उसको चार्ज करके लो। बिल्कुल सर, और ये आपका प्रोफेशन के प्रति प्यार है कि इस तरह से बहुत कम देखने को मिलता है। आप एक फार्मेसी प्रोफेशन के दिग्गज हैं, आपके बच्चे भी फार्मेसी प्रोफेशन में हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि एक हमारे देश का एक नागरिक है ना फार्मेसी क्षेत्र के, जो आपके एक बड़े बेटे शायद बड़े होंगे, जो अभी 94 को क्लेम किया है। आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में केवल हेडलाइन पढ़ा, फिर डिपार्टमेंट आना था तो विस्तार से नहीं पढ़ पाया। तो ये काफी गर्व की बात है सबके लिए, आपके सागर के लिए है, प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए है, और खासकर हम फार्मेसी क्षेत्र के लोगों के लिए। तो इस तरह से आपकी यात्राएं तो होती ही रहती है कॉन्फ्रेंस सेमिनार के सिलसिले में, रिसर्च के। तो भारत देश और अन्य देशों में मुख्यतः क्या भिन्नता है फार्मेसी के क्षेत्रों में, और हमें किन किन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है? जो फार्मेसी जितना जो मुख्य हमने देखा है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, और वहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है फार्मेसी फील्ड में वो ये है कि वहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट इज फार्म डी। हमारे यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन है डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वहाँ पे फार्म डी है। हमारे यहाँ जो फार्म डी होता है वो बी फार्म के बाद होता है, डायरेक्ट होता है, बट इट टेक्स अबाउट 6 years। और वहाँ का जो फार्म डी है वो इट टेक्स अबाउट 6 to 7 years। बट बिना फार्म डी वहाँ पे कोई फार्मेसी का प्रोफेशन, फार्मेसी एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकता। दैट इज द डिफरेंस। दैट मीन्स दे हैव गॉट लॉट ऑफ ग्राइंडिंग, और उसमें इंटर्नशिप से लेके बहुत कुछ काम करना पड़ता है। जो हमारे यहाँ जो बी फार्म डिप्लोमा है, डिप्लोमा का स्टैंडर्ड तो किसी भी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं कहा जा सकता, बट बी फार्म वाले स्टूडेंट्स भी हमारे कहीं ना कहीं जो एज ए फार्मासिस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक करते हैं, उनकी उतनी ग्राइंडिंग नहीं हो पाती जैसे वो फार्म डी की होती है। जो हमारा फार्म डी स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान हो, ये 2003 में यूएसए में ऐसा हो गया था कि यहाँ के जो बी फार्म होल्डर्स है वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पहले ये था कि वो वहाँ का एज ए फार्मासिस्ट दे कुड एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बट बी फार्म के लिए वो 2000 में बंद हो गया था, और उसके लिए फिर इंडिया में फार्म डी शुरू करना पड़ा। ऑल्दो इट इज नॉट फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव, बट नेवरदलेस वी हैव गॉट फार्म डी विद अस आल्सो। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो और इसके साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस बता देता हूँ। प्रैक्टिकल डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट इज हाईली रेपुटेड एंड हाईली पेड जॉब। रेपुटेड टू द एक्सटेंट कि फार्मासिस्ट इज ए मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, और उसका ओपिनियन है दैट इज काउंटेड। With this visit of the doctors, pharmacists are usually associated with the hospital visits, and they're available for these on the spot consultation. तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है या अलाउड नहीं है, वहाँ पे फार्मासिस्ट आर अलाउड टू इंजेक्ट द ड्रग्स। तो इंजेक्शन जो है वो फार्मासिस्ट दे सकता है, और उनकी जो भी जितना ही बैकग्राउंड होता है, जितना ट्रेनिंग होती है, वो इतनी I would say इतनी सॉलिड होती है कि they are able to face the patients। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग वैसा जैसा तो यहाँ अब वहाँ पे भी नहीं रहा, बट फिर भी दे आर मोर अकाउंटेबल, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक जो है वो इतनी सीरियस होती है कि वहीं कुछ भी हुआ और सीधे वो कोर्ट चले जाते हैं। आपने ठीक से प्रिस्क्रिप्शन फिलअप नहीं किया, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, कुछ भी हुआ। हमारे यहाँ पे तो कुछ गलत मेडिसिन भी हो जाती है, गलत प्रिस्क्रिप्शन भी हो जाते हैं, गलत फॉर्मुलेशन दे दिया तो उतना सीरियसली लोग नहीं करते हैं, बट दे गो टू द कोर्ट, और इसीलिए दे हैव टू, आई मीन द फार्मासिस्ट वी हैव टू वेरी केयरफुल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे जो खासकर जैसे पीएचडी है, पीएचडी में वहाँ पे एग्जामिनर जो है उसी यूनिवर्सिटी के नॉर्मली होते हैं, उनको जरूरत नहीं लगती है कि हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर बुलाएं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस हो रही है कि हमारे यहाँ पे पीएचडी के लिए एग्जामिनर कंपलसरी है, और कंपलसरी एग्जामिनर sometimes it is 2 examiners, sometimes 3 examiners. This is to be followed by the YOC examination, but in 99% of the cases all the examiners are Indian. They are not from same university, mostly they are Indian. So this makes a little difference. ये डिफरेंस मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, आप उसको समझ सकते हैं। जी। तो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनकी थीसिस के लिए एक फॉरेन एग्जामिनर मैं अपनी तरफ से अपॉइंट करवाता था। क्यों? मेरा ये चाहना था कि मेरा जो भी स्टूडेंट है, जो भी थीसिस है,
वो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट के थ्रू एग्जामिन हो जो वर्ल्ड में टॉप क्लास एक्सपर्ट है उस फील्ड में, और अगर वो हमारे थीसिस को अप्रूव करता है देन आई एम सेटिस्फाइड कि यस इट इज गॉट सम स्टैंडर्ड। और ये जो है हमारे स्टूडेंट के लिए, जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए हमारा मैंडेट रहता था कि नंबर 1 वन ऑफ योर एग्जामिनर विल बी फ्रॉम अब्रॉड। आप ये मान के चलिए कि एक एग्जाम आपका बाहर का होगा और आपको पूरी जो है थीसिस उस हिसाब से होने चाहिए। नंबर 2, यू मस्ट हैव इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, एटलीस्ट 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अगर आपके 3 पब्लिकेशन इंटरनेशनल मींस इंटरनेशनल, ऐसा नहीं कि वो आपके कहीं से भी कोई जर्नल निकला उसने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी लिख दिया और वो इंटरनेशनल हो गया, ऐसा नहीं। It must be peer-reviewed journal. It must have impact factor, and it must be truly international journal, international pharmaceutical journal. तो ये जो हमारा मैंडेट होता था, और उसके हिसाब से जो जब स्टूडेंट की थीसिस एग्जाम होके आती थी, then only I used to feel satisfied. इसका एक बात और बता दूं कि ये जब मैं फॉरेन एग्जामिनर अपॉइंट करना चाहता था तो बहुत सारे लोग उसमें अड़चने डालते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था कि वो तो इंडिया में अपने दोस्तों से एग्जामिन करा सकते हैं और मैं जो है फॉरेन एग्जामिनर को बनाता हूँ, तो नेचुरली दे यूज्ड टू क्रिएट हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। बट जैसे मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं। जब यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप कहीं आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते से हटाने के लिए, बहकाने के लिए, भड़काने के लिए बहुत सारे अड़ंगे आते हैं। बट अगर आप अपने आप में सक्षम हैं और आप डिटर्मिनेशन है, आपकी विल पावर है, तो आप अपने रास्ते चलते जाएंगे और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे जितने स्टूडेंट्स के लिए मैं जब चाहता था तो फॉरेन एग्जामिनर अपॉइंट करवाता था, और वो मोस्ट ऑफ दे गॉट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन दोज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज। और उसमें एक आध तो ऐसा भी हमको सुनने मिला कि जब हमारा स्टूडेंट वहां पे गया तो उसको बताया गया कि जब उसकी थीसिस उसके टीचर के पास गई थी, जो सुपरवाइजर था जिसको मैंने एक्सपर्ट बनाया था, तो उन्होंने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को बिठा के बताया कि देखो पीएचडी थीसिस ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी फुल प्रूफ होनी चाहिए थीसिस। सो जब ये सब सुनने को मिलता है तो लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने जितनी मेहनत की है, जितनी थीसिस जैसी उन्होंने लिखी है, जो पब्लिकेशन किए हैं, और जो जिस एक्सटेंट तक उसका एवेल्युएशन हुआ है, इससे बढ़िया कोई एक्सपर्ट दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। नॉट दैट दे आर नोन टू मी और दे आर माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर दुनिया में सबसे बढ़िया नंबर 1 एक्सपर्ट वो है तो वो उस फील्ड में हमारे कैंडिडेट की थीसिस एग्जामिन करता था। और इस हिसाब से जो वो स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो क्वालिटी की बात करते हैं, वो हमारे अंदर से आती है। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहती है कि आपको स्टैंडर्ड ऐसा रखना चाहिए। रादर वी बिकम द स्टैंडर्ड, कि हमको देख के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, अगर इनकी स्टूडेंट की इतनी अच्छी थीसिस होती है, इतनी अच्छी पब्लिकेशन हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये जो इंस्पिरेशन है, आई थिंक दिस मैटर्स अ लॉट, एंड देन माय स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेल। और मैंने जो आपको बताया अभी कि जो टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें मेरे दो स्टूडेंट भी शामिल है, तो शायद उसी का प्रतिफल है कि मैं बताता गया, उन्होंने मेहनत की और उसके बाद उनको भी इसका रिवार्ड मिला है। ऐसा मेरा सोच है। जी जी, नहीं बिल्कुल सर, आपने तो सच बात है कि रिसर्च का एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया जो तय किया वो सबके लिए उपयोगी और लाभदायक है। इसलिए हमें जितने भी कंट्रोल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो डिटेल्स है, जो फर्दर रिसर्च में काम आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें, रिसेंट एडवांसमेंट हमें देखने को मिले। तो उसी संबंध में सर एक अगला प्रश्न भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र नैनो मेडिसिन भी रहा है, आपका कार्य क्षेत्र डेंड्रीमर्स भी रहा है ना, और लायोफिलाइजेशन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द कोर इश्यूज ऑफ कंट्रोल्ड नोवेल ड्रग डिलीवरी। यस, तो सर ये जो कंट्रोल इन नोवेल ड्रग डिलीवरी है, इसकी भविष्य में क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है अगर हम पूरे हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम को देखें? क्योंकि जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल और या फिर हम कह सकते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो पॉपुलर है,
है ना, वो अभी उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाए, हालांकि काफी सारे एडवांटेजेस हैं इनके, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। तो भविष्य में पूरे ग्लोबल हेल्थ के हिसाब से क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है? जो कंट्रोल और नॉवल ड्रग डिलीवरी की बात है, तो उसमें एक तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसके बारे में मैंने मेरे ख्याल से करीब 90s में सोचना शुरू किया था। उसके उसके पश्चात जो आउटकम रहा वो जो मेरे 3 वॉल्यूम्स हैं, 54 चैप्टर्स वाला नॉवल कंट्रोल एंड नॉवल ड्रग सिस्टम्स के, वो दैट वाज द आउटकम। और वहाँ भी मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था कि ये जो कंट्रोल नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो एरिया है, इसमें जो थोड़ी बहुत बुक्स अवेलेबल है, वो इतनी कॉस्टली होती है कि हमारे स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब तक बुक्स नहीं आएंगी, जब तक वो इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने जो मोस्टली इंडियन ऑथर्स को लेके और ये जो बुक्स पब्लिश की थी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज नॉवल ड्रग सिस्टम्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में that is subject at postgraduate level and literature is available. That is a basic requirement. दूसरा यह है कि इन सब की जो चीज़ों के से जो क्या होने वाला है, I'll tell you the future. Future ये है कि tomorrow we are going for personalized drug delivery systems or the individualized drug delivery systems, where control is essential. Control and targeting. These two things are essential. और इस सब में जो है, जो कंट्रोल्ड एंड नॉवल ड्रग डिलीवरी है, यही सिस्टम कल के दिन हमारे पास में रहने वाले हैं। जो कन्वेंशनल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, although they are cheaper, although they are easily affordable, but फ्यूचर में तो लोग ये ना ऐसे ही चाहेंगे कि भाई ये जो टेबलेट है आपके ऊपर असर करती है, मेरे ऊपर भी करती है, बट ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कुछ जो मेरे लिए 100% असर करे, जनरल पब्लिक के लिए जो है वो वैसी की वैसी मेडिसिन हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम हर आदमी की फिजियोलॉजी अलग होती है, मेरी ड्रग की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फार्माकोपिया जो ड्रग रिकमेंड करती है, जो डोज रिकमेंड करती है, इट इज फॉर जनरल पब्लिक। और इंडिविजुअल की जो फिजियोलॉजी मींस मेरा हर एक सिस्टम आपके सिस्टम से अलग है, और हेंस माय रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग्स आर आल्सो डिफरेंट। एंड इफ आई वांट टू गो फॉर द ड्रग व्हिच इज मोस्ट सुटेबल टू मी, दैट विल मीन ए इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और उसमें ये जो नैनो मटेरियल्स है, नैनो मेडिसिन है या नैनो पार्टिकल्स है, ये ऐसी सारी चीजें जो है ये उपलब्ध कराना पड़ेंगे हमको। इसी को अगर आप थोड़ा सा और समझें, अगर आपने रिसेंट जो सिलेबस देखा हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसमें एक सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जी। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो सब्जेक्ट पीसीआई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इसका मतलब ये है कि दैट इज गॉट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और ये मैंने जो है इसको एंटिसिपेट कब किया था, आई केम आउट विथ वन बुक ऑन फर्स्ट एडिशन ऑफ दैट कंट्रोल नॉवल ड्रग डिलीवरी फॉर यूजी स्टूडेंट्स in 2010. उसका सेकेंड एडिशन 2017 में आया। We have to remember that there are products which are there in the market also. मार्केट में कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मैं बताना चाहूँ तो जैसे आपने नाम सुना होगा, डेंडिमर्स में सुना होगा आपने, लिपोसोम में सुना होगा, एम्बिसोम का नाम सुना होगा, गैडोमर का नाम सुना होगा आपने। तो ये ऐसे सारे नैनो पार्टिकल्स का नाम सुना होगा, नैनो माइसेलर सिस्टम्स का नाम सुना होगा। ये जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स व्हिच आर कमिंग, दे आर बेस्ड ऑन नैनो मेडिसिन। और इसीलिए जो कंट्रोल एंड नॉवल डिलीवरी सिस्टम्स का जो मार्केट है, दैट इज करंटली एट अबाउट 1500 crores इंडिया में जो, व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ अबाउट 15 to 20%। तो जो आज है हमारा और कल जो हमारा वो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का होगा, उसमें जो क्रिटिसिज्म होती है वो ये होती है कि इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, सब कुछ है, बट पीपल कैन अफोर्ड इट। आज हम बहुत सारी चीजें अफोर्ड करते हैं जो पहले नहीं करते थे, और हम ये चाहते हैं कि हमको कोई भी तकलीफ ना हो। तकलीफ अगर हो तो कम दिन की हो, कम दिन से भी अगर एक महीने की होती थी तो एक हफ्ते की होती थी तो एक दिन की हो। और वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस आवर वर्क। हमें लगता है कि अगर हम ठीक रहे तो हम काम कर सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस दैट टाइप ऑफ वर्क, and hence we are interested in the drugs which are safer, which are acting on ourselves, which are personalized and which are individualized. तो ये जो है नॉवल ड्रग सिस्टम्स का जो एप्लीकेशन है, फ्यूचर एप्लीकेशन है या फ्यूचर स्कोप है, हमको तो लगता है काफी ब्राइट है।
बट उसमें जो चीजें हमको देखना पड़ेंगी वो चीजें 3 है। एक तो ये है कि इट हैज टू बी सेफ, नंबर 2 इट हैज टू बी इफेक्टिव, एंड नंबर 3 इट मस्ट बी अफोर्डेबल। इतना महंगा ना हो कि सब लोग उसको ले ना सकें, एफिकेसी इतनी हो कि हाँ, जैसे अब वैक्सीन आने वाली वो कहते 94.6% एफिकेसी दे हैव गॉट इट, मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 95% तो एफिकेसी है उसकी। सेफ्टी, अगर सेफ्टी है उसकी, I'll just remind you about that most important scandal in pharmacy. That was the thalidomide. Thalidomide, that was 1960s. If you go through 1960s में एक ड्रग लॉन्च हुई, थैलिडोमाइड ड्रग नाम था उसका, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय केमिग्रेंथल जर्मनी। ये जो ड्रग थी ये यूरोप में बहुत बिकी 1960s में बिकी, और हजार जो दिस वाज यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज फॉर अवॉइडिंग मॉर्निंग सिकनेस। आपको याद होगा ये जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए टेबलेट्स यूज करते थे इसकी, थैलिडोमाइड की, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज यूज करती थी, और ये यूरोप में बहुत बिकती थी। अब क्या हुआ कि ये जो ड्रग थी, तो जर्मन कंपनी ने सोचा कि इसको अमेरिका में ले जाते हैं हम। अमेरिका में ले गए तो वहां पे जो ड्रग कंट्रोल FDA जो है, वहां पे एक लेडी थी। उस लेडी ने कहा कि भाई आप पहले इसको प्रूव तो करोगे सेफ है कि नहीं है। बोले नहीं ये दुनिया भर में बिक रही है, आप कैसी बात करते हो। अब वो लेडी बेचारी थी, इंटर्न थी, FDA में तुरंत अपॉइंटमेंट हुआ था उसका। तो लोगों ने सोचा कि छोटा मोटा प्रोग्राम है, छोटा मोटा सब्जेक्ट है, ऑलरेडी यूरोप में अप्रूव्ड है, इंडिया अपना अमेरिका में अप्रूव होने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए, इसलिए ना उसको दे दिया था। अब वो लेडी जो थी उसको आइडिया था कि भाई जब तक सेफ्टी नहीं हो जाती जब तक अलाउ नहीं करना है, और तो उसके ऊपर बहुत आप समझ सकते हैं कि यूरोप में जो चीज बिक रही है अमेरिका में नहीं बिकने देना है, नहीं बिक रही है तो कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। बट वो लेडी जो है बढ़ गई, बोले आप तो हमको सेफ कीजिए, हम तो प्रूव कीजिए आपको ड्रग सेफ है। और अल्टीमेटली वो ड्रग USA में नहीं बिकी, नहीं बिका। यूरोप में ये हुआ कि विद इन फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू आई वुड से मंथ्स, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज ने उन ड्रग को यूज किया था, उनके जब बच्चे हुए तो 10,000 ऑफ देम दे वर डिफॉर्म्ड। उनके किसी के अंग के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के सिर नहीं है, ऐसे बच्चे पैदा हुए। तब जाके लोगों को पता लगा कि ये इसकी टेस्टिंग सही से नहीं हो पाई थी, इट वाज नॉट सेफ। कंपनी बोलती रही कि सब सेफ है और वैसा है और हमने टेस्ट कर लिया, वो बोलती रही आप हमको बताइए इसकी कार्सिनोजेनिसिटी टेस्टिंग हुई है, टेराटोजेनिसिटी टेस्टिंग हुई है, जो चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग है जो प्रेग्नेंट लेडीज यूज करेंगे उनके ऊपर टेस्टिंग हुई है, वो हुई नहीं थी और कंपनी ने मिसगाइड कर रही थी उनको। अल्टीमेटली ये हुआ कि USA में जो पेशेंट्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो बच गई, और यूरोप में जो लेडीज यूज कर रही थी उनको ये सारी मुश्किलों का सामना पड़ा। अल्टीमेटली USA में प्रेसिडेंट ने इस लेडी को ऑनर किया। अब वो लेडी रिटायर हो चुकी है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सेफ्टी की बात है। सेफ्टी की पार्ट इसलिए, जैसे आपने कहा 94.6% वैक्सीन हमारी सेफ है, इफेक्टिव है, उसकी सेफ्टी भी जरूरी है ना। आज हम जब कहते हैं कि हमारी ड्रग, फार्माकोपिया भी कहती है 95 to 105% प्योर होना चाहिए, 95% और 99% प्योर है, बट 1% उसमें है क्या? 1% is it impurity? Is it not pure? If it is not pure, then it is impurity. What is that impurity? And that's why today we talk about impurity profiling of the drugs. API में active ingredient है, but inactive ingredient क्या है? Is it going to be harmful or not? ये सब आज हमको प्रूव करना पड़ता है, और इसीलिए कोई भी जो नई ड्रग है उसको मार्केट में आने में it takes about 10 to 12 years and it takes about so many millions of dollars. और इसीलिए new drug introduction of the new drug formulation in the world, that has become very difficult. और इसीलिए मैं कहता हूँ सेफ्टी, एफिकेसी ये दोनों हो गए, साथ ही में थोड़ी उसकी जो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए कि लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। तो क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये चारों चीजें अगर किसी भी ड्रग में, किसी फार्मुलेशन में, किसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, देन ओनली इट विल बी सक्सेसफुल इन दैट। और इसी हिसाब से हमको जो भी प्लानिंग करते हैं, वेदर इन इंडस्ट्री, वेदर इट इन एकेडमिक रिसर्च,
we should go ahead in that direction. बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। कोई भी जो न्यू ड्रग है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉवेल हो, दैट शुड फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, दैट शुड बी वेरी एफिकेसी, एंड ऑब्वियसली ऑल ड्रग्स शुड बी इकोनॉमिक, है ना। ये प्राइमरी है, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी तो होनी चाहिए। और निश्चित ही भविष्य है वो क्या है कि आपका जो जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तो उसी का है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का है, नैनो टेक्नोलॉजी का है, नैनो पार्टिकल्स का है। आपने काफ़ी अच्छे से बताया। आपने अपने जो काफ़ी सारी आपकी राइटिंग है अबाउट द पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का कंसेप्ट है, उससे हम सब परिचित हैं और उसका सब लाभ उठा रहे हैं, इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर, नए जो मेडिसिन हैं, क्योंकि आई थिंक दीज आर द कोर इश्यूज टू मेक एनी काइंड ऑफ द नैनो पार्टिकल्स और मेडिसिन। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि किस तरह से फ्यूचर में इसकी उपयोगिता रह सकती है। अब हालांकि इससे रिलेटेड और काफ़ी सारे प्रश्न थे, लेकिन सभी का उत्तर इसमें मिल गया, तो मैं एक अन्य प्रश्न की तरफ जाना चाहूँगा, जो खासकर जो रिसर्च स्कॉलर उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी सर थोड़ी अवेयरनेस आ गई है कि जो रिसर्च स्कॉलर है, नए फैकल्टी, वो फंडिंग एजेंसी के बारे में जानते जरूर हैं, जो कॉमन फंडिंग एजेंसी हमारी डीएसटी है, सीआरबी की, आईसीएमआर है, तो इनके जो ट्रेडिशनल जो फंडिंग एजेंसी है, रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल जो सबमिट करने पर सैंक्शन करती ग्रांट, तो इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कुछ और नई फंडिंग एजेंसीज हैं जो हम भारत में रह के विदेशों में भी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे देश की कुछ नहीं है, उसके बारे में सर प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली वो जमाने गए जब हम कहते थे कि हमको रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, रिसर्च के लिए पैसा है नहीं, रिसर्च के लिए पैसा है, ये सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से और कैसे प्राप्त करना, जैसे आपने पूछा। तो जो कन्वेंशनल फंडिंग एजेंसीज, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ये है कि एक चीज which anybody can do if they have a will to do it, वो है, एक है जिसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में वी डेवलप सम टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर टू एन इंडस्ट्री, और we ask the industry to ask us to develop something and then we do it and then we transfer. So that is simple technology transfer, which could be in terms of turnkey projects. Turnkey projects मतलब ये है कि वो हमसे बोलते हैं हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आप ये सब ठीक करके हमारे यहाँ पे आपको चालू करके दिखाइए, that is the turnkey. So if we have turnkey projects, if we can get turnkey projects, although it takes a lot of time, it takes to develop a reputation that the industry can get out of you whatever they wanted. तीसरा जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खासकर जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए है, दैट इज द डीएसटी प्रोजेक्ट। डीएसटी प्रोजेक्ट जो विच इज नॉन कन्वेंशनल, विच इज कॉल्ड एज द टाइपेक कोर, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, और जिनका एक और जो रिलेटेड है टाइपेक कोर जिसको बोलते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ रिलेवेंस एंड एक्सीलेंस कोर। तो ये इसमें बहुत सारी फंडिंग मिलती है, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दैट इज ए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप। मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपको जो फंडिंग मिलती है तो दोनों के सपोर्ट से वो उसका रिसर्च होती है। दिस इज इन एडिशन टू द रूटीन टाइप ऑफ फंडिंग। और जो पीएचडी के लिए जहाँ तक सवाल है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक स्कीम है, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर देयर इन विच you can go abroad and work for your PhD. So those facilities which were not available when we were there, कोई facility ऐसी तो नहीं थी, but अब जो facilities हैं उनका अगर हमको पता है और उनको हम उपयोग कर सकते हैं तो that's good. In addition to that, another way of doing the research, that is the collaboration between the institution, collaboration between the institution and the industry and other agencies. और ये जो है, this is the most fruitful agency, most fruitful type of channel in which we get the advantage of the expertise from the industry, from the academia, and from any other partners. And this could be national, this could be international.
funding agencies are available. And in fact, for example, when we are talking about the vaccine for COVID-19, the treatment, is it not worthwhile that the experts from different countries, they unite, they sit together, discuss the strategies, come up to a common conclusion, and then as a group start the research or carry out the research. Then we have got the best expertise in the world, best facilities in the world, best brains in the world, and hence the best outcome. This will also facilitate launching at the international level. क्यों इस कंट्री को जो भी लॉन्च करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी सबको पता होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड फॉर गेटिंग द clinical trials completed, approved, and the product comes into the market. So avenues are there, provided we really use avenues and we know how to use those avenues. तो gone are the days when we used to say कि research के लिए कहीं से ऐसा नहीं मिलते हैं, and then over and above industries are there to support it, provided we prove that yes, it is worthwhile for the industry to earn money for the research in a particular institution. So that's मैं बोल रहा था आपसे कि ये स्पेशलाइज्ड होता है यूनिवर्सिटीज का, डिपेंडिंग अपॉन कोर्सेज एटसेट्रा, कि इंडस्ट्री सोचती है कि भाई इस काम के लिए, नोवेल ड्रग सिस्टम्स के लिए हमको इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अगर हमको फॉर्मुलेशन की रिसर्च कराना है तो हमको इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अगर हमको सस्टेनेबल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करवाना है तो हमको यहाँ पे जाना चाहिए। आप अधिकतर आपने देखा होगा विदेशों में जो रिसर्च हुई है वो एकेडमिक रिसर्च तो एकेडमिक्स में होती है, उससे ज्यादा कहीं होती नहीं है। All the industries, most of them, they've got their own R&D departments, but जो academic research आती है शायद वो इतनी अधिक होती है, इतनी अच्छी होती है कि उसके लिए नकार नहीं सकता। And once you prove it, you get the sell it. That means it becomes a source of earning for the university and for the supervisor. और जो supervisor की rating होती है वो इसी से होती है particular years. Projects he has got, how much project grants he has got, और यूनिवर्सिटीज और जो भी इंस्टीट्यूशन है सुपरवाइजर को उसी हिसाब से लैब स्पेस, उसी हिसाब से इक्विपमेंट, उसी हिसाब से फैसिलिटीज सारे उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से उसको उसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से उसके पास ग्रांट होते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि if we go on exploring, we have lot of money, it is for us to prove that yes, we are worth it, then only we will be able to spend the money. और उसी के लिए सारे चीज जो पब्लिकेशन है, पेटेंट है, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छे पब्लिकेशन है, फिर से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट लिए हैं आपने, फिर से अच्छा काम कर सकते हैं। So then it becomes a chain reaction. But the supervisor has to develop a focus. किस एरिया में वो अपने आप को जानना जाएगा ऐसा सोचता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एक नया जो एरिया आया है, we have got in dendrimers, we have done in carbon nanotubes. Now we were thinking about the quantum dots. So quantum dots as a novel technology system, इसका advantage ये है कि it can be used as a diagnostic and it can be used as a therapeutic purpose. और इसीलिए एक नया वर्ड कॉइन हुआ है theranostic. So quantum dots, this is device which could be developed for theranostic purposes. So simultaneous imaging is also there. Therapeutic effect is there, imaging is also there. So I know what is really happening in the system when the drug goes inside the body. And that is very, very important for us to know what is really happening in the system, in the body when the drug goes. Otherwise, we feel that yes, the drug will be there, it will carry out the effect and so on and so forth. But we cannot visualize this diagnosis as well as therapeutic application of QI, this quantum dots, this very special feature, and hence I feel that quantum dots, which are very, very, very small, so far as the size is concerned, they are also going to have a great future so far as pharmaceutical research and formulations are concerned. ओके, थैंक यू सर। आपने काफी सारी जानकारी दे दी है, मतलब ऐसा लग रहा था बस सुनते ही रहे। एक क्वांटम डॉट के बारे में आपने बताया और
किस तरह से रिसर्च की जो फंडिंग की बात है, जो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफ़ी हद तक उनके जो प्रश्नों का जवाब उनको मिल गया होगा। और एक मोटिवेशन, एक आपने सही कहा कि इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च यू कैन गेट लॉट ऑफ डोर, देयर आर नंबर ऑफ डोर्स। I think that we don't have right now. We don't have any funding problem for our agencies. There are a lot of, but the research should be genuine. तो और हालांकि सर मेरे पास प्रश्नों की तो लिस्ट काफी सारी थी, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल गया। और निश्चित रूप से जिस तरह से आज कन्वर्सेशन हुआ है, आपका आशीर्वाद मिला है, तो हम भविष्य में फिर कभी एक आध एक कड़ी और हम तैयार करना चाहेंगे, क्योंकि ये 1.5 घंटे या 2 घंटे काफी कम समय है। और निश्चित रूप से केवल रिसर्च की बात के लिए की बातें करने के लिए, और बहुत सारे नए नए प्रश्नों की नई टेक्निक की, जिसमें आने वाले समय आपने क्वांटम डॉट्स बताया, हमें काफी सारे डाउट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी है, जो किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में एक अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इसके बारे में भी कभी हम विस्तार से आपसे समय लेके चर्चा करेंगे, लेकिन सर अभी कुछ समय सीमा है, इसलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर मैं जाना चाहूंगा। एक अंत में एक प्रश्न है कि जिस तरह से आपने अपने शब्दों से आशीर्वाद दिया लोगों को, बहुत अच्छी और प्रमुख जानकारियां दी, जो आपसे इस तरह से कभी इंटरेक्ट नहीं हुए, इस वीडियो को जब रिलीज होगा देखेंगे तो उनमें काफी प्रसन्नता होगी। तो उन सभी के लिए एक संदेश, चाहे वो एकेडमिक से जुड़े हों, फार्मासिस्ट हो, या मार्केटिंग फील्ड से हो, इंडस्ट्री में साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, या विदेशों में भी जो हैं, तो आपकी तरफ से हमारे जो फार्मासिस्ट क्षेत्र में कार्यरत जितने भी लोग, उनके लिए संदेश क्या है, वो कृपया आप दें प्लीज। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आई हैव आइडेंटिफाइड वन लेकुना so far as the pharmacy profession is concerned as a whole, और वो ये है कि we are socially not connected. सोसाइटी से हम लोग दूर दूर इसलिए, क्योंकि दूर इसलिए कहना पड़ता है कि सोसाइटी हमारे बारे में करीब करीब कुछ नहीं जानती। वो ये समझते हैं कि दवाई है, कोई है, कुछ है, कहाँ है, बट फार्मासिस्ट का रोल क्या है अभी भी नहीं मालूम, क्योंकि although there are thousands of institutions, thousands of students are there, thousands of pharmacists are there, but still society does not know who is pharmacist or what is pharmacy. तो इसलिए I suggest कि हमारे जो इस वीक में जो चालू हो रहा है नेशनल फार्मेसी वीक, इसमें हम कोशिश करें। सोसाइटी में कोशिश तो हम बहुत करते हैं, बट शायद वो कोशिश हमारी रंग नहीं ला रही है, अभी भी लोग नहीं जानते फार्मेसी के बारे में। तो ये नेशनल फार्मेसी वीक का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम ऐसा करें कि सोसाइटी हमारे बारे में जाने, क्योंकि जब हमारे बारे में जानेगी तभी उनको ऐसा लगेगा कि वी आर एक्चुअली यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वी आर एक्चुअली वी शुड बी द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। और पूरे हेल्थ केयर जो नेशनल का है या रूरल का है, अर्बन का है, वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का रोल क्या है, ये पब्लिक को समझना जरूरी है। तो अब जब बात होती है साइंटिस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, या कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या हमारे स्टूडेंट है, या हॉस्पिटल में लोग हैं, या ड्रग कंट्रोल के एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इन सबको सच में बैठ के एक बार सोचना चाहिए कि वो अपने हिसाब से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। Unless we make an impact on the society, society does not bother for us. And if the society does not bother for us, what are we really doing? मेडिसिन तो हमारी वहाँ पे इंडस्ट्री बन जाती है, बाजार में आ जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसको हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसमें एक स्टेप मेरे हिसाब से ये था, जैसे अब भी आई अंडरस्टैंड जो ऑनलाइन फार्मेसी rules are approved, draft rules are already there. I mean drug control administration की तरफ से draft rules are already there, but they are not executed, they are not implemented. ऑनलाइन फार्मेसी आज के समय में, जब हमारे पास में लॉकडाउन था, जब हमारे पास में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जब मेडिसिन की जरूरत होती है, तो somebody has to go to medical store, somebody has to get the medicine. Whether this online pharmacy is officially permitted, not permitted, if drugs are required, for example, I am 71 years old now,
I need some medicines. Where do I go? I go to medical store. I'm not allowed to go out in the lockdown, or otherwise also beyond 60, I'm not advised to go. But I require the drugs. Where from to get the drugs? And hence, one step of making the public aware is that the rules, which are the online or online pharmacy rules, they should be accepted. They should be discussed in parliament. They should be accepted and that should be implemented. एक ये मैंने एक तरीका बताया है और ऐसे दूसरी चीजें जो भी हैं, मगर but ये this requires all the components, whether it is hospital pharmacist, whether it is drug control administration, whether any component, they have to sit together and tell the people, inform the people, and make the impact on the society. Yes, we are for the society and we are useful for the society, and that's what our life is devoted to. And that's what then we have taken the oath of the pharmacist. If you remember from that Yes, वो जो oath जो हमने ली थी उसको क्रियान्वित करने का समय है. पब्लिक को, लोगों को, सोसाइटी को, देश को, सबको बताने का समय है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम इस लायक हैं. अदरवाइज इतने सारे फार्मासिस्ट होने का और इतने सारे जो हमारी संख्या जो बढ़ती जा रही है उसका सदुपयोग तो नहीं हो पा रहा है. और सदुपयोग को करने के इससे अच्छे नंबर हमें कहाँ मिलेगा? इससे अच्छे वी आर ऑल एम्बेसडर्स, वी शुड बिकम एम्बेसडर्स ऑफ द प्रोफेशन, और एज एम्बेसडर वी शुड इम्प्रेस अपॉन द होल सोसाइटी that yes, we are useful to you, we are meant for you and we will do anything for you. ये जब तक फीलिंग हम डिसेमिनेट नहीं करेंगे तो तब तक शायद हम अपने प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा मिस कर रहे होंगे. ये ऐसा मेरा सोचना है और इस बारे में आप लोग भी सोचें और आप कुछ कोशिश करें कि क्या हो सकता है. जी जी, बिल्कुल सही बात कही सर आपने, और कुछ सुझाव भी दिए कि आने वाले जो अभी नेशनल फार्मेसी वीक है उसमें हम हालांकि हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग इवेंट के रूप में, लेकिन इस बार थोड़ा काफी गहराई में जाके हम करें कि लोगों को, सामान्य जन को बताएं, कॉमन पीपल है जो इंडिया के, कि हाउ दे द फार्मेसी फील्ड फंक्शनिंग टू डिलीवर एंड डिस्पेंस टू द कॉमन पीपल. हालांकि इस पेंडेमिक आउटब्रेक जो हुआ उसमें काफी हद तक फायदा मिला है इस फार्मेसी क्षेत्र के लोगों को, कि एक सामान्य जन ने समझ पाया कि किस तरह हमने एक और सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को हम हाइड्रोक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इस तरह सप्लाई की. वो एक अंतर एक सामान्य आदमी समझने लगा है कि व्हाट इज अ जेनरिक ड्रग. वी आर द ग्लोब हाईली मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग इन द वर्ल्ड. तो डेफिनेटली इस चीज को हम सामान्य जन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और भी कम्युनिकेट हम करना चाहेंगे सभी फार्मेसी प्रोफेशनल को कि दे हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, वेदर दे बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री और एकेडमिक और मार्केटिंग और फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका काफी सार्थक और एक सकारात्मक चर्चा रही आपसे. और हम अभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि भविष्य में हम जब आपसे समय मांगे तो कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिस पे भी चर्चा करने की आपकी सुझाव और सलाह की जरूरत है, आपकी मोटिवेशन की जरूरत है अभी की जनरेशन को, नए जनरेशन को और सभी लोग, क्योंकि आप जिस तरह के 71 ईयर्स में भी आप 6th पोजीशन पे हैं रैंकिंग में, वो अपने आप में बड़ी बात है. ये उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, आपके और पूरे देश के लिए, फार्मेसी क्षेत्र के लिए. पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए फार्मा लोग के सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अमित झा जी का, सभी साथियों का, कि वो जैसे सराफ सर ने उन्हें ऑनररी फार्मासिस्ट का खिताब भी दिया है. एक अभी ऑनलाइन एक इवेंट हुआ था 2 महीने पहले, क्योंकि अमित झा जी का काफी सहयोग रहता है कि नॉन फार्मा होते हुए फार्मेसी के क्षेत्र के लोगों को एक मंच प्रदान करते, वो भी धन्यवाद की भागीदारी है और तारीफ के काबिल भी है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक